Yeah, good evening everyone. One topic of metal and non-metal was omitted last year. So we haven't done videography of that. So we will discuss that topic. You have already drawn flow chart and I have already drawn flow chart in my previous videos. You can have a glance. But we have to study about occurrence of metal. आपको पता है अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे सोर्सेज है मेटल का. सी वाटर भी काफी सारे सॉल्युबल सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा कंटेन करता है. तो जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड है जो नेचुरली अकर करते हैं अर्थ क्रस्ट में उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. तो मिनरल की डेफिनेशन याद रखिए क्लास. नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल. ये एनसीईआरटी में दे भी रखी है. ये पेज नंबर है पीयूष एनसीईआरटी में 49, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आप मार्क भी कर सकते हैं. ठीक है. इसमें एक और टर्म आएगी और प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल, उसी को और कहते हैं. और एक और टर्म आएगी गैंज या गैंगू. जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं किसी भी और के अंदर उन्हें रिमूव किया जाता है, उसे गैंज गैंजू कहते हैं. स्पेलिंग है GANGUE. फ्लो चार्ट भी अभी मैं आपको दिखाता हूं. उस फ्लो चार्ट में हमने कुछ चीजें सीखी थी. हमने ये सीखा था बेटा कि जैसे कोई भी मेटल है अगर ये हाई रिएक्टिव है तो आपको उसे किस प्रोसेस से सॉल्व करना है. अगर कोई मॉडरेटली रिएक्टिव है तो किस प्रोसेस से उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है या किस प्रोसेस से उसका प्योर मेटल आपने ऑब्टेन करना है, मेरा कहने का मतलब है. और अगर कोई लीस्ट रिएक्टिव है तो किस प्रोसेस से आपने ऑब्टेन करना है. ये फ्लो चार्ट आपने पहले भी बनाया है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. और प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स या नॉन मेटल का. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है उसे प्योरीफाई करना ओर को, ताकि हमें रिक्वायर्ड मेटल या नॉन मेटल ऑब्टेन हो सके. ठीक है. आपको पता है 3 टाइप के हैं. केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों, हम आएंगे आज पकाने. रिएक्टिविटी सीरीज आप सभी को पता है. जो ऊपर के एक दो हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं. तो जो हाईली रिएक्टिव हैं बेटा उसके लिए हमें सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करना है और हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा. राइट. और जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं जैसे कि जिंक, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वो कार्बोनेट ओर में भी अकर कर सकता है और सल्फाइड ओर में भी अकर कर सकता है. अगर तो वो कार्बोनेट ओर में अकर करता है तो उसका कैल्सिनेशन प्रोसेस से किया जाता है उसे सॉल्व. अभी मैं आपको समझाऊंगा लिख के भी कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है. इतना बता दूं कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट किया जाता है. और अगर कोई मेटल सल्फाइड की ओर में है, जिंक सल्फाइड की ओर में अकर कर रहा है ZnS, तो उसको रोस्ट किया जाता है. एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में उसे हीट किया जाता है. दोनों ही केसेस से हमें मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, मतलब जिंक ऑक्साइड मिलेगा. उसे हम फर्दर रिड्यूस कराएंगे तो हमें प्योर मेटल मिलेगा. ये उन एलिमेंट्स के लिए, मेटल्स के लिए है जो मॉडरेटली रिएक्टिव है. बात करें लीस्ट रिएक्टिव की, जैसे कि मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर या ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे, कॉपर हो जाएगा. तो इन सब के लिए हम सल्फाइड ओर में ही होते हैं, ये वाले एलिमेंट अधिकतर एग्जिस्ट. तो इनका हम डायरेक्टली रोस्टिंग कराएंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, उसे हम रिफाइन कर देंगे. इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसे कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर. एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है हाउ विद द हेल्प ऑफ अ ओर यू विल ऑब्टेन अ प्योर मेटल. कि आपको तो ओर मिली है जो अर्थ क्रस्ट से मिली है, उसी का प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन मिनरल का, उसी को ओर कहते हैं. लेकिन ओर से भी हमें प्योर मेटल कैसे ऑब्टेन होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसे एनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं. और आपको पता ही है कहां से माइन की जाती हैं, अर्थ से माइन की जाती हैं. ये कंटैमिनेटेड होती हैं लार्ज अमाउंट में. इनमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं जैसे कि सॉइल, सैंड एक्सेट्रा. मैंने पहले ही बताया इन इंप्योरिटीज को क्या कहते हैं, गैंज या गैंगू कहते हैं. ये जो इंप्योरिटीज हैं ये हमें रिमूव करनी होती हैं ओर से प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. तो जो ये प्रोसेस होता है इसी के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको लो रिएक्टिव का समझा रहा हूं. यहां भी इक्वेशन दे रखी है पर मैं सामने स्केच पैड पे भी लिखूंगा और मैं चाहूंगा आप भी मेरे साथ साथ लिखें. सबसे पहले हम लो रिएक्टिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं.
ऐसे मेटल, ऐसे जो लो है रिएक्टिव, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया या कॉपर हो गया, तो उसे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ऑब्टेन कर, सॉरी ये लो रिएक्टिव, तो उसे हम डायरेक्टली किससे कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को देखिए प्लीज, उस वो डायरेक्टली मैंने बोला था सल्फाइड की फॉर्म में है, तो उसे रोस्टिंग मेथड से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग का मतलब है एक्सेस अमाउंट में हीट करना किसी भी मेटल की ओर को। तो सबसे पहले बेटा अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आप, और आप साथ साथ मेरे लिख सकते हैं। तो मैं शिव बता रहा हूं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स विच आर, आई होप पीयूष आपको नजर आ रहा है। यस सर। तो प्लीज अपनी कॉपी में लिख लिए ऐसे मेटल जो लो है एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है ना, जैसे कि मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की जो ओर होती है बेटा वो होती है मर्क्यूरिक सल्फाइड, दो होते हैं इसमें, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक जो है वो दो वैलेंसी वाला है, Hg मरकरी है, इसकी वैलेंसी दो होगी, इसे बोलेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड, और ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है। और इसका कॉमन नेम है बेटा सिनेबर। क्या है कॉमन नेम, सिनेबर, राइट। इसको रोस्ट कराएंगे, जैसे तुम्हारे YouTube मतलब इस टर्म में रोस्ट अलग होता है मतलब, पर यहाँ पर रोस्ट का मतलब है जैसे चिकन को रोस्ट करना मतलब तेज आंच पे पकाना ज्यादा उसमें, ठीक है। ये भैया तुम्हारा इंटरनेट वाला रोस्ट नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाना, समझे। यहाँ पर इसका मतलब है एक्सेस अमाउंट में इसको हीट करना। तो 3O2 से करोगे और हीट आप करोगे खुद, ये हीट का सिंबल है डेल्टा, तो बनेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड 2HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आपको सारे नाम पता होने चाहिए, ये है मर्क्यूरिक MER, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इसकी पहली वाली इक्वेशन है जो आपने लर्न करनी है, ठीक है। पर अभी हमें ऑब्टेन नहीं हुआ, इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में तो हमें मर्क्यूरिक सल्फाइड और थी, उससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को बेटा हम हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 2Hg लिक्विड फॉर्म में, और ऑक्सीजन मिल जाएगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये वाला जो मरकरी होगा ना, ये प्योर मरकरी होगा, याद रखना। ये जो मरकरी होगा क्या होगा पीयूष, प्योर मरकरी होगा, इतना क्लियर है। अब जैसे बेटा मैंने मरकरी का एग्जांपल लिया है, ऐसे ही मैं इसमें एक और एग्जांपल ले रहा हूं कॉपर का। कॉपर हमें मिलता है Cu2s की फॉर्म में, Cu2s, यहां पर कॉपर की वैलेंसी है 1 और सल्फर की है 2, तभी ये बना Cu2s। आप इसे कॉपर 1 सल्फाइड, या आप इसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक दो भाई हैं, क्यूप्रस छोटा भाई बताया है वो यूएस में कम होगी वैलेंसी, क्यूप्रस सल्फाइड के नाम से भी बुला सकते हैं। तो यही क्यूप्रस सल्फाइड का अगर रोस्टिंग कराओगे, ये लो है रिएक्टिव, लो रिएक्टिव है आपको पता है, इसे रोस्ट कराओगे तो ये क्या बनाएगा, Cu2O बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस एमिट होगी। इसका नाम है क्यूप्रस, कॉपर की 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, क्यूप्रस ऑक्साइड, याद रखना, ठीक है। और इसी को मतलब हमने हीट किया है, रोज करा रहे हैं, लो रिएक्टिव हमने लिया है, ये उसकी फर्स्ट है। अब हमें ये जो Cu2O मिला है, इसकी हम वापस किससे कराएंगे, Cu2s से, तो हमें मिल जाएगा कॉपर 6 कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, तो ये हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा, याद रखना। तो रिएक्शन आपको लिख लिख के लर्न करनी है बेटा, ये ध्यान रखना, यहां से देख लें,
ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं पीयूष। तो ये हमारे हो गए कैसे हम लो रिएक्टिव, इसमें हमने दो एग्जांपल लिए, एक लिया मरकरी और एक लिया कॉपर। अब बात करेंगे जो मिडल में लाई करते हैं। मिडल में आपको पता जिंक लाई करता है, मैंने बताया था मॉडरेटली रिएक्टिव है जिंक। तो इसमें दो प्रोसेस आएंगे, एक आएगा रोस्टिंग, एक आएगा कैल्सिनेशन, ठीक है ना। और हम जिंक के एग्जांपल से इसे समझेंगे। तो हेडिंग तो है इसकी दूसरा कि मेटल्स विच आर, ये विच लिखा है मैंने, विच आर moderately reactive in the activity series। जो moderately reactive है, जैसे कि जिंक, अगर वो जिंक सल्फाइड या जिसे जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, नोट करते रहिए प्लीज, इसे हम जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। अगर इस प्रोसेस से होगा जिंक मतलब मेटल सल्फाइड की फॉर्म में अकर कर रहा है तो उसे कहेंगे रोस्टिंग। और अगर मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में अकर कर रहा है, ये जिंक कार्बोनेट है, जिंक की भी वैलेंसी 2 है, यहां पर 2+ है, कार्बोनेट की भी 2- है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ZnCO3। तो इसे कहेंगे कैल्सिनेशन। तो मैं फिर से बता दूं, रोस्टिंग में हम क्या करते हैं बेटा, एक्सेस अमाउंट में हीट करते हैं, तो ZnS + 3O2। बैलेंस आप खुद कर लेना, चलो मैं बैलेंस वाली लिख देता हूं, पर बैलेंसिंग वैसे आपको खुद आनी चाहिए करना, ठीक है। जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड को एक्सेस अमाउंट में अगर हम हीट करेंगे तो हमें, ये डेल्टा लिखा है मैंने, डेल्टा हीट का सिंबल आप सभी को पता है, तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस गैस है वो मिलेगी, ठीक है। और कैल्सिनेशन में ZnCO3 था अगर आपको याद हो, इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे तो ये मिल जाएगा ZnO + CO2। ZnO होता है बेटा जिंक ऑक्साइड। मैं यहां ये भी बता दूं कि मतलब ये पॉइंट आप लिख सकते हो, रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट heated in excess amount of air, excess amount of air में इसे हीट किया जाता है। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, लिमिटेड हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट किया जाता है। रोस्टिंग जो होता है वो मेटल सल्फाइड की ही होती है, और नोट कर लीजिए प्लीज, मेटल सल्फाइड की ही और होती है, राइट। ऐसे टैबुलर फॉर्म में नोट करना आपको, क्योंकि पक्के पक्के चांसेस हैं 2 मार्कर आ सकता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट कर, कभी भी क्वेश्चन आए ऐसे टैबुलर फॉर्म में किया करो। और ये जो और होती है क्या होती है भाई, मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में। पर हमने पीयूष एक चीज सीखी कि दोनों ही केसेस में हमें ZnO मिला, यानी कि मेटल ऑक्साइड मिला। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसे रिड्यूस कराना है। तो दोनों ही केसेस में बेटा हमें मेटल ऑक्साइड मिला, मतलब जिंक ऑक्साइड मिला। रिडक्शन के द्वारा हम इसकी कार्बन से कराएंगे तो हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा जिसका नाम है जिंक, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है वो रिलीज हो जाएगी। आई बात समझ। तो ये था बेटा कैल्सिनेशन वर्सेस रोस्टिंग। अब अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। ये मैंने यहां कुछ लिखा है, थर्माइट प्रोसेस। कई जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं और उनमें से काफी ज्यादा हीट निकलती है, और वो हीट इतनी लार्ज होती है कि जो मेटल प्रोड्यूस हो रहा है वो मोल्टन स्टेट में होता है। आयरन आपने लिक्विड में नहीं देखा होगा, पर इस प्रोसेस के द्वारा आयरन लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तभी इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है
थर्माइट प्रोसेस का वो ये है कि जो रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप आ जाता है उनको फिल करने के लिए थर्माइट प्रोसेस यूज किया जाता है, राइट। तो अब मैं आपको थर्माइट प्रोसेस की दोनों इक्वेशंस लिखवा रहा हूं। पहले मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूं। डेफिनेशन आई होप आप सबको क्लियर होगी, मैंने ऑलरेडी बोल भी दी है, राइट। तो थर्माइट प्रोसेस हेडिंग डालिए, थर्माइट प्रोसेस आप हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, जो हमें थर्माइट प्रोसेस के अंदर बेटा क्या होगा, मेटल जो मिलेगा ना वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इसकी मेरे पास दो इक्वेशन है पीयूष, पेज नंबर 52 में टॉप में एनसीईआरटी में गिवन है। मैंगनीज, ये एम लिखा है बेटा मैंने, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका नाम है मैंगनीज, मैंगनीज बोलते हैं कई बच्चे, पर इसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड, और एल्यूमिनियम आपस में मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि जो मैंगनीज मिलेगा हमें वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। आई रिपीट, जो मैंगनीज मिले, ये तो अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्माइट प्रोसेस, ठीक है। 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और हीट इस बार बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। और एक इसकी ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट करना ना भूलें, फेरिक ऑक्साइड, आयरन की वैलेंसी 3। अगर आपको जानना है फेरिक कैसे बना है, फेरिक में आयरन की 3 है, ऑक्सीजन की 2 माइनस, तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। और फेरिक ऑक्साइड भी सॉलिड है, मैं आपके लिए नीचे नाम भी लिख रहा हूं, इसे फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं या आयरन 3 ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि वैलेंसी आयरन की इसमें 3 है। तो बेटा आयरन क्या बनेगा, मोल्टन स्टेट में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में। आयरन लिक्विड फॉर्म में पूरी किताब में बस यहीं पर एक बार लिखा हुआ है, पूरी एनसीईआरटी में, ठीक है, याद रखना। और Al2O3 ये सॉलिड बनेगा, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये था क्लास थर्माइट प्रोसेस हमारा, ठीक है। तो अब हमने मॉडरेटली रिएक्टिव भी पढ़ लिए, लीस्ट रिएक्टिव भी पढ़ लिए, थर्माइट प्रोसेस भी पढ़ लिया। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल जो टॉप में होते हैं। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। टॉप में होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये तो ऊपर थर्माइट प्रोसेस था। अब ये चीज मुझे आपको समझानी है, ध्यान से देखिए। ऐसे मेटल जो टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज के, अब लिखने से ज्यादा समझने का काम है तो प्लीज फोकस कीजिए। जो टॉप में होंगे वो हाईली रिएक्टिव है, उन्हें या उनके कंपाउंड को सिंपली कार्बन के साथ हीट करके आपको ऑब्टेन नहीं हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से प्योर मेटल या रिस्पेक्टिव मेटल हमें नहीं मिल पाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिए, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कीजिए प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मेटल है जो हाईली रिएक्टिव है, राइट, ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा हमें मिलते हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही ऑब्टेन किए जाएंगे अपने मोल्टन क्लोराइड से। तो कुछ कैथोड पे मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, आपको पता है कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये भी पता होना चाहिए। जबकि क्लोरीन कहां लिबरेट होगा, एनोड पर लिबरेट होगा, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। और इसकी रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं कैथोड और एनोड पर, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, और 2Cl नेगेटिव एनोड पर देगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम बात करेंगे इन्हीं हाईली रिएक्टिव की इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। कई बार सीधा 3 मार्कर इलेक्ट्रोलिसिस से पूछा जा सकता है, तो मैंने भी इसके कुछ नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूं इलेक्ट्रोलिसिस के ही। मैं चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लर्न करना पैराग्राफ आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो तभी मैंने इसके नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, आप बस डायरेक्टली वही पैराग्राफ याद कर लेना, ठीक है।
इसमें सबसे पहले डायग्राम तो सेम ही है जो ये बना हुआ है बुक में ही आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ अपने नोट्स में। हाँ ये देखिए, डायग्राम तो यही सेम है जो आप देख रहे हैं, यही सेम बना हुआ है। देखो इसमें क्या करना है, आपको एक सेटअप बनाना है कंटेनर में, कैथोड बनाना है, एक रॉड है जो कैथोड है, एक रॉड है जो एनोड रॉड है। बैटरी से कनेक्ट कर देना, ऊपर आप देख सकते हैं, आप बैटरी लगा सकते हैं सेल की बजाय। शुरुआत में क्या होगा एक्सपेरिमेंट के, कि जो एनोड रॉड होती है ना उस पर इम्प्योरिटी होती है, और इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यहां पर हम कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट लेंगे, अगर निकिल को रिफाइन करेंगे तो निकिल सल्फेट लेंगे, वो अकॉर्डिंगली हम चेंज करते रहते हैं। तभी ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यूज किया है। अब डायग्राम पे एक नजर रखना, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूं लिखना कैसे है वहां पेपर में आपने, एक सेकेंड। ये देखिए, बस ये वाला पेज आपको लर्न करना बेटा है। देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती क्या है, कई ऐसे मेटल्स, मैं थोड़ा सा इसे जूम इन करके दिखाता हूं आपको। हाँ देखिए, कई जो मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब इलेक्ट्रोलिटिकली ही रिफाइन किए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं। इसमें जो इम्प्योर मेटल होता है वो हमेशा एनोड पे रखा जाता है क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। जो प्योर मेटल होता है वो हमेशा कैथोड पे रखा जाता है क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। और जो मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने फिगर भी दिखाया था, उसमें हम कॉपर को ले रहे थे, राइट। तो कॉपर को ले रहे थे तो आपको पता ही है कॉपर को लेंगे क्योंकि, तो कॉपर सल्फेट लेंगे, मैंने अभी बताया था। निकिल को लेंगे तो निकिल सल्फेट लेंगे। मैं एक पार्ट में आपके लिए ना यहाँ डायग्राम खोल देता हूँ ताकि आप देख सकें, राइट, साइमल्टेनियसली। तो तभी ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, उसे हिंदी में नीला तोता कहते हैं, मैंने काफी बार बताया। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप करंट पास करेंगे तो जो प्योर मेटल होगा, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी थोड़ा सा कॉपर को यहाँ पर प्योर कर रहे हैं, कॉपर मेटल चाहिए मुझे, तो सबसे करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। तो जो भी प्योर मेटल होगा एनोड से वो डिसॉल्व हो जाएगा पहले इलेक्ट्रोलाइट में। एनोड रॉड शुरू में काफी थिक होगी और कैथोड रॉड थिन होगी, पर जब एक्सपेरिमेंट खत्म होगा तो एनोड में इंप्योरिटी भी है और मेटल भी है। वो मेटल पहले इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होगा, फिर इलेक्ट्रोलाइट से वो जाएगा कैथोड रॉड पे। याद रखना, डायरेक्ट एनोड से कैथोड रॉड पे नहीं जाएगा, पहले इलेक्ट्रोलाइट में जो सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, पहले उस पे जाएगा, उसके बाद उधर जाएगा। तो जब भी आप करंट पास करेंगे तो जो प्योर मेटल होगा एनोड से वो डिसॉल्व कर जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, और इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। और जो इंप्योरिटीज हैं उन्हें कहते हैं एनोड मड। ये देखिए, इंप्योरिटीज एनोड रॉड के नीचे सारी इकट्ठी हो जाएंगी, राइट। तो बेटा सिर्फ यही पेज आपको याद करना है और ऐसे ही लिखना है, ओके। तो जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं बेटा वो तो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, और जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो सेटल हो जाएंगी एनोड रॉड के नीचे, उसी को कहेंगे एनोड मड, राइट। बस ये इतना सा ध्यान रखना। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि पहले इम्प्योर मेटल कहां पर था, एनोड पे था। एनोड रॉड मोटी थी, थिकर थी, और कैथोड रॉड थिनर थी। वहां से इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा प्योर मेटल, इंप्योरिटी नीचे आएगी इनसॉल्युबल, और फिर इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड रॉड पे जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपको प्योर मेटल ऑब्टेन होगा वो आप कहां से इकट्ठा करेंगे, वो आप कैथोड रॉड से इकट्ठा करेंगे। क्लियर है पीयूष? यस सर। हाँ, एक चीज हो रहा है, कोरोजन वगैरह के तो हमने वीडियो बना रखे थे, मैं देख रहा था, पर एक टॉपिक छोटा सा उसमें रह गया था। कोरोजन आपको पता है, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स लेयर व्हेन अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर। बचे एक टॉपिक है कि कैसे प्रिवेंट करेंगे। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ये सब आपको मैंने काफी बार बातें बोली हैं, बस मैं प्रिवेंशन के बारे में बताना चाहता हूं, फिर इस चैप्टर की वीडियोग्राफी हमारी कंप्लीट है। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये सब तो आपको पता ही है। कोरोजन या रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए आप अपनी साइकिल की चेन पे भी ग्रीस लगाते हो बहुत बार। एक और मेथड है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वेनाइजेशन में हम एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जिंक की आयरन या स्टील के ऊपर लगा देते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, टेफलन कोटिंग वगैरह कार्स में, और क्रोमियम प्लेटिंग ऐसे भी होते हैं, उससे कार पे स्क्रैच नहीं लगते। कौन सी? रबड़ कोटिंग वगैरह तो है, पर वो मेटल के नहीं है ना, इसलिए नहीं लेगा। ऐसे डिफरेंट टाइप की कोटिंग्स आप अपने व्हीकल पे चढ़ा सकते हो, तो स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। एलॉयज और बाकी सबके टॉपिक के बारे में ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल में बात कर रखी है क्लास, तो ये एक वीडियो रह गया था तो आज हमने बना लिया। थैंक यू।